आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 6वें चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही जेएमडी न्यूज पर लगातार इसको लेकर के कवरेज बनी हुई है। आपको बता दें कि 7 बजते ही मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा था। 7 बजते ही मतदाताओं ने पोलिंग बूथ का रुख किया और पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान की अपील की है लोगों से। इसके साथ ही गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान करते हुए लोगों से बढ़ चढ़ करके मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही मायावती ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है और 7 बजे से प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि 57 सीटों के लिए मतदान को संपन्न कराया जा रहा है। 2.25 लाख के करीब, जो 2.25 लाख करोड़ के करीब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि किस तरीके से ज्यादा संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से लगातार इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आदर्श पोलिंग बूथ के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास भी देखे जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां मतदाता बढ़ चढ़ करके मतदान कर रहे हैं और सेल्फी लेकर के अपने उत्साह को जता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 6वां चरण है। आज कुल 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है। विधानसभा चुनाव को संपन्न कराया जाना है और उसका आज का ये 6वां चरण, जिसको लेकर के मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। और हमें जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे 6वां चरण आज किस तरीके की तैयारियां देखी गई हैं प्रशासन की ओर से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने को लेकर के, और मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह? बिल्कुल आपको बता दूं कि आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों की 57 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए कि 10 जिलों में जहां पे आज चुनाव हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना वोट भी डाला है। तो आज बड़े बड़े दिग्गजों की, जो उत्तर प्रदेश के बड़े दिग्गज हैं जिनका नाम राजनीति में चलता है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी किस्मत जो है आज ईवीएम में बंद होगी। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन के पालन से लगाकर मास्क और जो अतिरिक्त पुलिस बल है, उत्तर प्रदेश पुलिस का तो बल है ही, साथ में अतिरिक्त पुलिस बल है, सीआरपीएफ है, आरएएफ है, तो इनके संरक्षण में जो है वो चुनाव कराया जाए ताकि किसी तरह की कोई खलल पैदा ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके से एक एक कर 6वें दौर पे हम आ गए हैं, 6वां चरण है आज। शुरुआती दौरों में देखा गया तमाम जगह से पोलिंग बूथ पर मशीनों के खराब होने की समस्याएं सामने आई, तमाम ऐसी समस्याएं सामने आई जिसके चलते मतदाताओं को मतदान करने के लिए तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो 6वें चरण में आते आते कितने मच गए हैं हम, कितना परफेक्शन के साथ मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर ईवीएम के खराब होने की बात की जाए तो पहले और द्वितीय, तृतीय, चौथे और 5वें चरण में भी कई जगह कई पोलिंग बूथों में मशीन खराब होने की बात आई थी, जिसको कुछ देर बाद जो है प्रशासन ने उसको सही भी कर दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उसको तुरंत जो है सही भी किया था। लेकिन अगर बात की जाए तो आज जो है बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया, इन जगह पे चुनाव आज होने हैं और चुनाव चल भी रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो ये सीटें हैं, जिनमें अभी आपको बताया कि जो 10 जिले हैं जिसमें 57 सीटें हैं, इनमें कई दिग्गज नेता ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा जो है कद रखते हैं। जैसे कानपुर के महाराजपुर विधानसभा से विधायक जो सियासी भाजपा के थे वो चुनाव लड़ रहे थे, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो 6वां चरण है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि पूरब की अगर बात करी जाए तो 57 सीटों में भाजपा के पास 46 सीटें थी और बसपा के पास 5 और सपा के पास 2 सीटें थी और कांग्रेस के पास 1 सीट थी। तो अब की बात देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। 2017 में जो परिणाम आए थे उनमें 57 में 46 सीटें बीजेपी के पास थी। तो अब देखना ये होगा कि 2022 में, क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आना है, सभी जितने भी मंत्री हैं और जितने बड़े नेता हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में आज बंद होगी और पहले भी बंद हुई है, क्योंकि 6वां चरण है और कल अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद 7वां चरण अंतिम चरण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वो 7 चरण के होने, जिसका आज 6वां चरण अभी चल रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर चुनाव से लड़ रहे हैं, उनका भी आज चुनाव होना, उनकी भी आज किस्मत जो है ईवीएम में बंद होगी।
और सुबह सुबह ही उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह गोरखपुर में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मत जो है वो अधिकार कर दिया और वोट डाल दिया। उसके बाद में मुख्यमंत्री का दौरा भी लगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक अहम माना जाता है। पूर्वांचल के 10 जिलों के 57 से आज चुनाव है, लेकिन देखने की बात ये होगी कि वहाँ पे कई ऐसे दिग्गज नेता है जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, उनकी भी साल दाव पे लगी। अगर बात की जाए तो आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनकी भी इस तरह के साल दाव पे लगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये सीट ऐसी है जिसकी सभी लोगों की निगाह है। आपको बता दें कि इस देश में ज्यादातर दिग्गज लोग है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनके परसों हमला किया था, जिसको लेके एक माहौल भी बन रहा है। और आपको बता दें गोरखपुर की सीट जो है जिससे खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पे सबकी निगाह है। जैसे आपको बता दें पूर्वांचल एक ऐसा जगह है यहाँ पे मुद्दे तो है, लेकिन मुद्दे के साथ में जाति समीकरण बहुत ज्यादा आ रही है। आपको बता दें कि कुछ ऐसी जिले हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर एक अहम माना जाता है, और दलित ब्राह्मण ये सारी जातियां कहीं ना कहीं इस बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज था। आपको बता दें किसी दूसरे का जो मामला कानपुर में हुआ था, उसके बाद में ब्राह्मणों ने नाराजगी जाहिर की थी। वही आपको बता दें बलरामपुर की जो सीटें हैं जहाँ मुस्लिम वोटर जो है 45% है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचल एक अहम हिस्सा माना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चौथे पांचवें स्टेट तक जो क्लियर हो जाता था कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इस बार छठा चरण है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही, क्योंकि इस बार जो है वोटर है, जनता जो है वो एकदम शिक्षित आते हुए और अपनी मुट्ठी बनती है। मुद्दे को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी से बात करने जाइए तो जनता किसको वोट करेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये साफ तौर पर नहीं बता रही है। जिनसे पूर्वांचल एक अहम हिस्सा माना जाता है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि वहीं के साथ साथ गोरखपुर से जो हरिशंकर तिवारी के बेटे जिला संसद ये भी मैदान में है, ये भी पूर्वांचल के दिग्गज नेता माने जाते हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जनता किसके साथ होगी। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से आपने जाति समीकरण का भी जिक्र किया यहाँ पर, जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, बीएसपी भी उसका कहना है कि ब्राह्मण को नाराज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मुस्लिम के अपने साथ होने की बात करती है, जबकि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। तो बीएसपी को कहाँ और कितना और किस तरीके से स्टैंड करते देख रहे हैं आप? देखिए आपको बता दें कि आप बहन जी जो है उसका नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं चुनाव में मायावती एक बड़ा फैसला करके सामने आएगी। देखिए ब्राह्मण को मनाने के लिए सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन सतीश मिश्रा ने किया था। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ब्राह्मणों को मनाने के लिए ब्राह्मण सभा का पहले आयोजन किया था, जिसके बाद में नाम बदल के प्रबुद्ध सम्मेलन किया। देखिए जैसे यूपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया था, उसके बाद में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबने ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश की। ब्राह्मण देखिए एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ब्राह्मण जिसको भी वोट देता है पूरी तरह से चुन के लाता है। अगर बात की जाए 2017 की, तो 2017 में ब्राह्मणों ने चुन के बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। ब्राह्मणों को साधने के लिए कोई पार्टी में भी किसी तरह की सफर नहीं थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे आखिर कांग्रेस हो, क्योंकि ब्राह्मण किस तरफ जाता है ये भी साफ नहीं। इस बार चुनाव में किसी का भी साथ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ एक चीज आपको बता दें, जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरह से समाजवादी में जाते हुए उनका रुझान दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमेशा मुस्लिम खिलाफ रहता था। सबका साथ सबका विकास की भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी, लेकिन जो मुस्लिमों के साथ हुआ इसे 5 साल में, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दिखे। और आपको बता दें कि पूर्वांचल में छोटा जानवरों का भी एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान बड़े नाराज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन किसान भी काफी नाराज दिख रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जहाँ भी जाते हैं, सभा में भी जाते हैं, तो किसान का मुद्दा और यूरिया जो 5 किलो बोरी में कम हुई उसका मुद्दा उठा रहे हैं, गन्ने का भुगतान है वो मुद्दा उठा मुद्दे तो देख रहे। लेकिन आपको बता दें कि पूर्वांचल में जाति समीकरण जो बनाया जाता है, और इस बार अखिलेश यादव जाति समीकरण बनाने में सफल थे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अगर बात की जाए तो पिछले जो दल थे, चाहे आदित्य पटेल है या संजय निषाद या आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन देखने
भी बात ये होगी कि संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी में कुछ सीटें ज्यादा क्योंकि वो अपने ही सिंबल से चुनाव उससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ये सब मार्केट क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, हमारे साथ नितिन दीक्षित भी जैसा कि जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बात की जाए, अगर मुद्दों की बात की जाए, लगातार सत्ता पक्ष ने यानी कि सरकार ने अपने किए हुए कामों को गिनाया है, लेकिन जो लूप होल्स रहे हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसको लेकर के विपक्ष घेरता नजर आया है। ऐसे में क्या प्रभाव बनता दिख रहा है, मतदाताओं पर इसका क्या असर? बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर जैसे बात करी जाए कि मतदाताओं की, तो 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गोरखपुर और जो पूर्वांचल जहां छठे चरण का चुनाव है, तो भाजपा ने 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जो है भाजपा जो है वो सपा के साथ आ गई है। वहीं पहली बार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो विधानसभा का चुनाव जो है वो पहली बार गोरखपुर की सीट से लड़कर विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं बात अगर गोरखपुर की सीट को जीतने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो सीट है वो बहुत कांटे की सीट है, क्योंकि उत्तर जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उन्होंने इस सीट को जीतने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा गया। कई रैलियां करनी है, कई विजय रथ यात्रा भी निकाली है और कई लोगों से मिले हैं, क्योंकि उनको तो ये सीट है जो गोरखपुर की जो सीट है उसको जीतने का बड़ा दावा इन्होंने किया। अखिलेश यादव ने इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी जो गोरखपुर की सीट है उसको जरूर जीतेगी। वहीं अगर मुद्दों की बात करी जाए तो मुद्दों में अगर देखा जाए बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लगातार बात अगर की जाए पिछली बार की तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी में काफी कुछ परिवर्तन देखा गया। अखिलेश यादव बहुत मजबूत होकर के दोबारा से सामने आए हैं और यही वजह की कड़ी टक्कर मानी जा रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस में कितना परिवर्तन आया, कांग्रेस अपनी जमीन को बनाने के लिए कितनी मजबूती से तैयार दिख रही है, क्या कुछ फर्क हम देख रहे हैं कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो 2017 और 2022 की अगर बात करी जाए या 2000 उसके पहले की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। तो राजनीतिक जो जमीन है, जो राजनीतिक समीकरण है कांग्रेस का प्रदेश के अंदर, वो भी बहुत कमजोर है। क्योंकि अगर पिछले 2017 के विधानसभा के चुनाव की अगर बात करी जाए और अगर इस बार 2022 के चुनाव की बात करी जाए तो कई ऐसे 2017 में भी कोई खाता प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का नहीं रहा है। विधानसभा में इक्का दुक्का सीटें जो है छठे चरण, पांचवें चरण और दूसरे चरण और तीसरे चरण में रही है। अगर बात की जाए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2017 में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस बार की जो कमान है वो प्रियंका गांधी ने खुद संभाली है। महिलाओं को ज्यादा सीटें दी हैं। इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति जो हीन भावना है उसको कम करना। इसलिए सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तो महिलाओं को अधिक से अधिक सीटें दी गई है। हो सकता है कि महिलाओं के वोटरों को रुझाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए, लेकिन अगर बात की जाए सत्ता परिवर्तन की या सत्ता में आने की तो कांग्रेस कहीं भी जाए इस स्थिति में दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 सीटें अगर कांग्रेस की आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार भी यही दशा कांग्रेस की रही थी। लेकिन अगर मुख्य टक्कर देने वाली पार्टी की अगर बात करी जाए तो वो समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव जो है पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने में। उनके जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने खूब मेहनत भी की है। जहां जहां उनके प्रत्याशी खड़े हुए वहां उन्होंने रैलियां भी की है, लोगों को संबोधित भी किया है। और जो अपनी जो कार्यकाल था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस बात को लेकर बताया 2015 चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने जो कार्यकाल में जितने भी उनके कार्यकाल में जो कार्य किए गए उन्होंने बताया थी। और कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने इस सरकार के ऊपर भी खूब अच्छा खासा हमला बोला और वोटरों को रिझाने की कोशिश भी करी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि सत्ता में कौन हासिल होगा और कौन सत्ता के बाहर होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से नितिन आपने बताया, राशिद जिस तरीके से नितिन कह रहे हैं कि कांग्रेस की दशा तो देखने वाली होगी कि क्या कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस ने महिला के मुद्दे को उठाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारे को दिया, जो काफी मजबूती से काफी लोकप्रिय भी हुआ। ऐसे में महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं का रुझान किस तरफ देखा जा रहा है? देखिए, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन खड़ा कर दिया।
लेकिन ये बात तो कही जा सकती है कि कांग्रेस जिस तरह उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मामला था कि उनके जो पिछली बार 7 विधायक आए थे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो जनाधार था वो पूरी तरह से खत्म हो। लेकिन इस बार ये देखा जाता है, चाहे हाथरस की घटना, चाहे उमा की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे मनीष गुप्ता हत्याकांड हो, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर हर जगह खड़े रहे। उनको नजरबंद किया गया, कई जगह पर रोका भी गया, उनको अवैध व्यवहार की हुआ। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो खेल जमीन थी वो खाने में एक तरह से प्रियंका गांधी सफल दिखी। आपको बता दें कि 2022 चुनाव अहम नहीं है, कांग्रेस के लिए 2024 चुनाव जो है वो बड़ा अहम है। लेकिन ये भी एक सराहनीय बात है कि उत्तर प्रदेश के महिलाओं को लेकर जो भी मुकेश प्रियंका गांधी 5 साल विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह दिखी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 4 सीटों को 4 सीट तय ली जाए, क्योंकि अखिलेश यादव और सिपाही के खिलाफ लोगों का प्रत्याशी नहीं उठा रहा था। और लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मेहनत की और संगठन तैयार किया, क्योंकि एक बड़ी बात है कि काफी लंबे अरसे के बाद में कांग्रेस ने 4 सीटों के प्रत्याशी किए और 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया। कहीं न कहीं महिलाओं के रुझान थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन एकदम टिकट चुकी है, लेकिन इसको तैयार करने के लिए 2022 से 2024 में इसका फायदा उठाने के लिए प्रियंका गांधी कोशिश कर रहे और कहीं न कहीं इसका फायदा मिले। आपको बता दें, किसानों का मामला हो, उससे लेकर अजय कुमार लल्लू प्रियंका गांधी जगह जगह टिकट। और एक बार आपको और बता दें कि अजय कुमार लल्लू भी जो है स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार वो विधायक बन के आए थे। जिस टाइम मोदी की लहर चल रही थी उसके बाद में भी अजय कुमार लल्लू ने देखने की बात ये होगी कि अजय कुमार लल्लू नहीं मारते, क्योंकि आपको बता दें भी जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। कहीं ना कहीं अजय कुमार लल्लू का इसका नुकसान हो सकता है। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात अगर की जाए, जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, वो क्या प्रमुख तौर पर यहाँ देखे जा रहे हैं? जिस तरीके से 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, इन सीटों पर क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे जिस पर सभी की निगाहें जिसे साधने का प्रयास किया गया? देखिए, बिल्कुल आप बताते हैं, जैसे हमारे साथी जो लखनऊ से रास्ते बदली जुड़े, उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने बोला कि मनीष हत्याकांड कानपुर का, गोरखपुर का, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को, क्योंकि अगर बात करी जाए राजनीति की, अगर विकास की बात की जाए तो विकास के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। और अगर बात की जाए अपराध की, महिला उत्पीड़न की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने इसको रोका है। योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ग्रहण करी थी तो उसके बाद तुरंत उन्होंने एक फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि महिला की सुरक्षा के लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। जो महिला उत्पीड़न है, उनकी शिकायतें अगर आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो इन्होंने कदम उठाए, वो कदम कहीं ना कहीं अच्छे साबित हुए। लेकिन जो चुनाव के कुछ महीने पहले ही इस तरह की जो घटना हुई, जैसे मनीष हत्याकांड हुआ गोरखपुर का, तो इसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया। और मुद्दा बनाने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी हर जनसभा में इस मनीष हत्याकांड को उन्होंने अपना मुद्दा बनाया। और मुद्दा बनाने में अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर उन्होंने अपना जो भाषण है, जो जनता के लिए संबोधन है, वो शुरू किया, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो मुद्दा था वो मनीष हत्याकांड था, जो गोरखपुर में पुलिस कर्मियों के द्वारा हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं वो शर्मसार तो करती हैं, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा भी देती है। क्योंकि अगर विकास की राजनीति की बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ ने विकास के लिए अगर बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से लगाकर कई ऐसे एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और काम भी चल रहा है। तो विकास को लेकर अगर सरकार विपक्ष अगर सरकार को घेरती है तो कहीं ना कहीं ये मुंह की खानी पड़ती है विपक्ष को। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती है, जैसे होटल कांड हुआ, उसके बाद कुछ रेप ऐसी घटनाएं हुई, तो इससे कुछ ना कुछ तो फर्क जो है वो सरकार को जरूर पड़ेगा 2022 के चुनाव को लेकर। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात एक और भी है कि अगर बात करी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने में, तो पूर्वांचल की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक अहम अपनी भूमिका निभाती है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से मौर्य समाज भी थोड़ा सा बीजेपी से नाराज, केशव प्रसाद मौर्य उस चीज को बराबर करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान जो होगा, क्योंकि 312 सीटें और आप समीकरण जो बता रहे हैं, तो सीटों का जो है तो थोड़ा हेरफेर और थोड़ी बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप कि थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। जो घटनाएं हुई है, जो मुद्दे रही हैं, यानी कि जनता पर इस बात का असर पड़ता दिख रहा है, मुद्दों पर यानी कि वोट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जाति समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी लंबे बड़े दांव खेले जाते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती।
आती है, इसके लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता राशिद का। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, मतदाताओं का जो रुझान है वो मुद्दों पर वोट करने का है या जाति समीकरण इस बार भी हावी होता दिख रहा है? जैसे आपको बता दें, पूर्वांचल की जो राजनीति है वो मुद्दों से हट के होती है, कुछ मुद्दे तो होते हैं लेकिन जाति समीकरण वहाँ पर हाजिर होता है। इसके वहाँ पर हमारे मुस्लिम है, दलित है और जो आपको बता दें कुमार है और तो कहीं ना कहीं छोटी जातियों जो है वहाँ पर हाजिर अगर आपको। लेकिन जैसे अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने जो काम किया है कानून व्यवस्था से लगातार बात की जाती है तो कानून व्यवस्था को पहले बहुत दूसरी बात बता दी थी। और कोरोना काल में जिस तरह से और अभी तक जो गरीबों को राशन दिया गया तो कहीं ना कहीं इस पर भी चुनाव में फर्क पड़ेगा क्योंकि लाभार्थी जो भी है जिनको मकान दिए जाए या शौचालय बना के दिए जाए और कहीं ना कहीं लाभार्थी को फायदा जिनको हुआ है, लाभार्थी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण से जो वादे किए जाए तो आरक्षण उनको दिया गया, नौकरी जो आयु सीमा थी वो बढ़ाने का लगातार बात करते रहे। मेरी खुद ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण सभा का एक प्रोग्राम था, इसमें मैंने खुद बात की थी तो इसमें ब्राह्मण में लगातार कह रहे थे पाठक के लगातार मिले, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी। मुस्लिम हो, दलित हो, क्योंकि देखिए दलित के भी लेके कई घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में लगातार इस मामले को जो मायावती जो दलितों की बरातियों के हमदर्द है लेकिन मायावती सामने नहीं आई थी और इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस ने उठाया था। व्यक्ति एक तरह से कहा जाए कि मायावती लगातार शांत रहे और चुनाव से कुछ दिन पहले वो एक्टिव हुई थी लेकिन जिस तरह से उनको चुनाव में एक्टिव होना चाहिए वो चीज देखने को नहीं मिली। अगर मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दे जैसे महंगाई बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है क्योंकि वही शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए और सबसे बड़ी बात भी बताते हैं शिक्षक भर्ती जैसे उससे आरक्षण घोटाला हुआ था। अगर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात ओबीसी की बात करते हैं तो शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का मामला था उसमें धांधली हुई थी। कहीं ना कहीं उनके सामने आना चाहिए। विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है उनसे भी शिक्षकों ने मुलाकात की। पहले भी उत्तर प्रदेश में कई भर्ती टीटी की बात कर दी जाए, न्यूज भर्ती की बात कर दी, पेपर लीक हो जाता है कहीं ना कहीं नाराजगी में छात्र अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो छात्रों को पीटा जाता है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह उनको मारा जाता है। इलाहाबाद की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ भी जो है शिक्षक वो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो थे वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उनका किया हुआ। हमने खुद देखा राजधानी में लगातार कितने तक धरना किया। शिक्षा मित्र जो लेडीज थी उन्होंने अपना जो है सर मुंडवा लिया जबकि हिंदू धर्म में ये होता है कि जब बच्चा जाता है बहुत बड़ी बात है कि मुंडन करा लेते हैं, महिला को मुंडन कहीं न कहीं लोगों की नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी से जिसे कानून व्यवस्था सही हुई लाभार्थियों को लाभ मिला। लेकिन जिस तरह की नौकरी की बात की गई वादे किए गए थे 5 साल में तुम्हें नौकरी नहीं दी, शिक्षा में तो लगातार लाभ किए गए, सर्दी गर्मी बरसात वो बैठे रहे। और जैसे आपको बता दें किसानों का जो मुद्दा है वो भी अहम मुद्दा है। 700 किसानों की मौत हो गई और उसके बाद में लखीमपुर की जो घटना हुई, लखीमपुर में जो आरोपी थे अजय मिश्रा टेनी जो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री है इनको बर्खास्त किया गया। बिल्कुल छाया रहा ये मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम मुद्दे भी हैं यहाँ पर। नितिन आपका रुख कर लेते हैं। नितिन आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मुद्दे ऐसे थे, तमाम मुद्दे थे जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास भी किया। जनता की अगर ओर से देखा जाए, आम जन की ओर से देखा जाए तो उनके अपने अलग मुद्दे रहे हैं। बावजूद इसके जो आखिरी दौर रहा वो बयानबाजी का दौर रहा, जहां अखिलेश यादव बोलते हैं हम बीजेपी की पटरी उखाड़ देंगे तो कहीं मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के मुंह से सुना जाता है ये गर्मी निकाल देंगे। तो ये जो बयानबाजी है, ये जो तरीका है, ये किस वर्ग को ध्यान में रख के किया जा रहा था? क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी हर एक एक्टिविटी मतदाताओं को लुभाने के लिए होती है, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होती है। नुकसान तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये काम किस तरीके से किए गए, क्या कुछ इसके पीछे की सोच रही? नंदनी बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर बात करी जाए तो पहले ये नारे दिया जाता था कि पत्थरों की सरकार है और परिवारवाद की सरकार है, चाचा भतीजे की सरकार है। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अभी किसी को भी याद नहीं आ रहा है, कोरोना काल। बिल्कुल अगर बात करी जाए तो इस 5 साल की सरकार में 2 साल जो है वो प्योर कोरोना में गए हुए। इस कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के साथ साथ कई परिवार ऐसे हैं जो भुखमरी की कगार में आ गए। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लॉकडाउन में गरीबों को फ्री में अनाज भी बांटा है, जिसका कहीं ना कहीं असर जरूर देखने को मिल रहा। अगर बात करी जाए, आपको याद होगा कि प्रथम चरण में अखिलेश यादव ने
कहा था कि भाजपा सरकार शून्य और तृतीय चरण में शून्य हो जाएगी और लास्ट में जाकर जब चुनाव रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये फ्री राशन बट रहा है, कहीं ना कहीं जो ये इस तरह की जो सुविधाएं दे रही है सरकार चुनाव के समय पर, तो उसका फर्क कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा। और अगर बात करी जाए, अगर मतदाताओं से बात की जाए, अगर मतदाताओं के मन की बात की जाए, तो उनका भी कहना यही है कि बीजेपी सरकार ने उनको कहीं ना कहीं कोरोना काल में राहत दी है। एक तरफ जहां लॉकडाउन था, जहां पे महामारी थी, महामारी के साथ कई लोग मर भी रहे थे, तो वहीं कहीं ना कहीं जो है गरीबों को अन्नदान जो अन्न जो दिया है, जो फ्री में जो राशन बांटे हैं, इसका फर्क जो है चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि अगर बात की जाए, वोटर का एक बड़ा वर्ग होता है जो बोलता नहीं है लेकिन वोट तो देता है, यानी कि जो मौन मतदाता है, जो साइलेंट वोटर है, उसको लेकर के क्या लगता है ये जो साइलेंसी है ये क्या कहती है? बारी बारी से आप दोनों से इसी पर जवाब चाहूंगी। राशिद, पहले आप ही बता दीजिए, जो साइलेंट वोटर है वो किस तरीके से अपनी बात को कहता नजर आता है? साइलेंट वोटर हालांकि खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन किस तरफ झुकाव इनका दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले वोटर जो उत्तर प्रदेश में है, खासकर जो पूर्वांचल में, ये बड़ा वोटर होता है और ये कितना जाके वोट करता है, किसी से बात नहीं करता है। देखिए, आपको बता दूं कि इस देश में अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया कि वोटर क्या चाह रहा है। देखिए, साइलेंट वोट की अगर बात की जाए तो साइलेंट वोट की मुद्दे जरूर देखे जाते हैं। मुद्दों में सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर आपने राशन बांट दिया है तो 7 किलो राशन में किसी का जीवन यापन नहीं हो जाता। यही सब मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है। और आपको एक बात बता दें, अखिलेश यादव ने इस वक्त बिजली फ्री देने की बात की। कल भी उन्होंने जौनपुर में सभा की थी, इसमें उन्होंने राशन देने के बाद राशन साथ में 1 किलो सरसों का तेल देने की बात की और 1 किलो घी देने की बात की। हाँ, जो किया जा रहा है वो नाकाफी है, इतने से काफी नहीं होगा और इसका नतीजा जो वोटर है वो कहीं ना कहीं मत दे करके अपना नतीजा देगा, रिजल्ट बताएगा। नितिन, आपसे भी यही सवाल, साइलेंसी के क्या मतलब निकाले जाएं? बिल्कुल, आपको नजदीक 2015 में अखिलेश यादव ने भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई। चुनाव की बात की जाए तो बिल्कुल, तो क्या कुछ परिणाम होगा ये तो 10 तारीख को सामने आएगा और ऐसे में लगातार जेएमडी न्यूज की ये अपील के बढ़ चढ़ करके मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद आपका, नितिन आपका हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जेएमडी न्यूज की यही अपील, घरों से निकले और मतदान जरूर करें। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।